हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे। मैं आलोक मिश्रा अपने YouTube चैनल रडार ऑफ एजुकेशन में मेरे मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया, हमारा आज का वीडियो ये पदार्थ पर होने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे दोस्तों कि आप यहाँ पर वीडियो स्किप मत करिए, पदार्थ को पूरा देख के जाइए। गारंटी है पदार्थ आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये जो पदार्थ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्तों। वनडे एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, पदार्थ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मैं अपने वीडियो में पदार्थ का विस्तृत अध्ययन करूंगा। यहाँ से पदार्थ पढ़ने के बाद आपको कहीं भी किसी भी मैटर की आवश्यकता नहीं होगी पदार्थ पढ़ने के लिए। तो वीडियो मेरे दोस्तों लंबा ना हो, इसलिए हम बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पदार्थ को कंटिन्यू करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है क्लास 9th के हमारे आसपास के पदार्थ से है, जिसमें हम पदार्थ का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पदार्थ शब्द को ही ले लेते हैं। यहाँ पे जो लेसन का नेम है पदार्थ, उसको हम उठा लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या होता है। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है। देखिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया, स्थान घेरना। यहाँ पे एक शब्द आया है स्थान घेरना। तो आपको एक शब्दों में बता दिया जाए, स्थान घेरने का मतलब होता है वस्तु का आयतन, कि वह वस्तु कितने दायरे में फैली हुई है, वह किसी चीज को कितनी मात्रा में ग्रहण की हुई है। जैसे एक कमरे में बाल्टी रखी हुई है, तो बाल्टी जितना स्थान घेरी है पूरे कमरे के आयतन का, वह उसका कहलाता है स्थान घेरना। एक प्रकार से समझ लीजिए। तो यहाँ पे प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है। देखिए यहाँ पे दूसरा शब्द जिसको हमको डिराइव करने की आवश्यकता है, जिसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान शब्द आया है कि पदार्थ जो होता है उसमें स्थान घेरना प्लस द्रव्यमान होना। तो देखिए, द्रव्यमान जो होता है वो होता है किसी वस्तु में उस पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान किसी वस्तु में उस पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है, क्वांटिटी को व्यक्त करता है, कि उसमें उस पदार्थ के कितने अणु परमाणु कितने ग्राम में सम्मिलित हुए हैं। तो ये जो द्रव्यमान शब्द है, देखिए द्रव्यमान और भार दो अलग अलग चीजें हैं। पहला होता है द्रव्यमान, दूसरा होता है भार। ध्यान दीजिए, जिसको वेट बोलते हैं, तो पहला होता है भार, पहला होता है द्रव्यमान, दूसरा होता है भार। देखिए द्रव्यमान जो होता है वह स्थिर होता है, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वस्तु में स्थित पदार्थ की मात्रा होती है। तो किसी वस्तु में जितना पदार्थ स्थित है वह उसकी मात्रा बदलेगी नहीं। अगर 50 मोल स्थित है, 50 ग्राम स्थित है, तो वह उतना ही रहेगा चाहे जहां पे चला जाए। तो इस प्रकार से ये जो हमारा द्रव्यमान होता है वो मेरे दोस्तों स्थिर होता है, नियत होता है। आप किसी वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पे ले लीजिए चाहे दूसरे ग्रह में जाके ले लीजिए। मान लेते हैं पृथ्वी पे हमारा द्रव्यमान 60 kg है, तो वह जो होगा चंद्रमा पर भी 60 ही kg होगा। ध्यान दीजिए, द्रव्यमान नहीं बदलता, बल्कि क्या बदलता है, भार बदलता है। तो हमारा भार, वस्तु का भार अलग अलग हो सकता है अलग अलग जगहों पर, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वह फिक्स वैल्यू होती है, नियत होती है। यही मुख्यतः द्रव्यमान और भार में अंतर भी आपको देखने को मिलेगा आगे टॉपिक में। तो जो द्रव्यमान होता है वह हमेशा स्थिर होता है, और भार जो होता है वह स्थान के हिसाब से, गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से बदलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मान लेते हैं द्रव्यमान हमारा यहाँ पे 60 kg है, तो चंद्रमा पर भी 60 kg होगा। उसमें आप बिल्कुल भी डाउट मत रहिए कि द्रव्यमान बदल जाएगा। हाँ, भार हमारे यहाँ पे 60 न्यूटन है, तो ध्यान दीजिए चंद्रमा पे जाके वो 10 न्यूटन ही बचेगा, क्योंकि चंद्रमा पे जो भार होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। ये आगे आपको न्यूमेरिकल में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से, प्रत्येक वह वस्तु
जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है, हमने जैसा कि बताया। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो जड़त्व के नियम का, देखिए मेरे दोस्तों ये जड़त्व का नियम है, हमारा तीसरा शब्द आ गया जिसको हमको व्याख्या करने की जरूरत आ गई। ये होता है जड़त्व का नियम। तो आपको बता दिया जाए जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके बाद इसका प्रचार किया न्यूटन जी ने। न्यूटन जी ने बताया अपने जड़त्व के नियम में कि क्या है जड़त्व का नियम। तो यह जड़त्व का नियम क्या कहता है, जड़त्व के नियमानुसार जो वस्तु गतिमान अवस्था में है वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जो वस्तु विरामावस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है, वह रुकी ही रहेगी जब तक कि हम उस पर बाह्य बल ना आरोपित करें। ध्यान दीजिए, कोई वस्तु विरामावस्था में है तो स्थिर रहेगी, अगर गति की अवस्था में है तो अपनी चाल को वैसे ही बनाए रखेगी जब तक हम उस पर बाह्य बल न लगाएंगे। तो यही है जड़त्व का नियम, यही कहता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलता है कि जड़त्व के नियम में जैसे आप किसी फर्श पर गेंद को फेंकते हैं तो गेंद कुछ दूरी पर जाके मेरे दोस्तों रुक जाता है। आप देखेंगे गेंद जाएगा और कुछ दूरी पे लुढ़कते लुढ़कते रुक जाएगा। तो यहाँ पे ये बात आती है आखिर गेंद को किसने बाह्य बल लगा के रोका, गेंद क्यों रुक गया। तो आप समझ लीजिए वहां पर भी बल लगता है गेंद पर लगता है पृथ्वी का घर्षण बल और दूसरा बल लगता है वायु का प्रतिरोध, जिसके कारण गेंद हमारा रुक जाता है, उसको किसी इंसान द्वारा रोका नहीं जाता है। तो जब तक किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगेगा मेरे दोस्तों तो वह एक ही चाल से चलती रहेगी, उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा। अगर वह स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा। जैसे आप अपनी जानकारी के लिए समझ लें, अगर हम अंतरिक्ष में किसी चीज को फेंकेंगे तो वह एक समान गति से ही चलती रहेगी। जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है एक समान वेग से दो गतियां कर रही है, एक होती है घूर्णन गति अपने अक्ष पर घूर्णित होना और दूसरी होती है परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों ओर होती है। तो यह गति उसकी नियत होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है क्योंकि उसको उस गति को परिवर्तित करने के लिए कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो जड़त्व के नियम का पालन करती है उसे पदार्थ कहते हैं, वही पदार्थ होता है। अब उदाहरण के रूप में ले लिया जाए तो जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, जल हो गया, लोहा हो गया, चीनी हो गया, ग्रह हो गया इत्यादि जितनी भी चीजें हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, कुर्सी हो गया, शक्कर हो गया, चीनी हो गया, जितने भी वस्तुएं हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो सभी पदार्थ होते हैं। देखिए पहले प्राचीन काल में ये जो पदार्थ था वो दो तरह से था। इस तरह से आप समझिए, देखिए दो विचारधाराएं प्रचलित थी। पहला विचारधारा जो थी वो पदार्थ को लेकर थी और दूसरी विचारधारा जो थी वो ऊर्जा को लेकर थी। देखिए इसी तरीके से जो पदार्थ होता है पहले माना जाता था कि पदार्थ का व्युत्क्रम ऊर्जा होता है, क्योंकि जिस प्रकार आप डिफिनेशन में देख सकते हैं पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ न्यूटन के जड़त्व का नियम का पालन करता है। लेकिन ऊर्जा इसका ठीक उल्टा होता है मेरे दोस्तों। ऊर्जा जो होती है वह न तो स्थान घेरती है, न ही उसमें कुछ द्रव्यमान होता है और न ही वह जड़त्व के नियम का पालन करती है। जैसे बल हो गया ऊर्जा के रूप में, जैसे प्रकाश हो गया, प्रकाश में किसी प्रकार का द्रव्यमान नहीं होता, ना ही वह किसी प्रकार का उसमें भार द्रव्यमान होता है और ना ही वह किसी प्रकार से न्यूटन के जड़त्व का नियम का पालन करती है। तो प्राचीन काल में मेरे दोस्तों दो प्रकार की विचारधाराएं आती हैं, एक होता है पदार्थ, दूसरा होता है ऊर्जा। तो इसी क्रम में आप देखेंगे जब हम वैज्ञानिक आइंस्टाइन जी आए, उन्होंने एक समीकरण प्रतिपादित किया मेरे दोस्तों, E बराबर mc²। आप लोग ध्यान दीजिए, E बराबर mc²। कुछ मित्रों को ये चीज पता भी होगी,
E बराबर mc², जहां पे E हमारा जो है दोस्तों वह है एनर्जी, जिसको ऊर्जा बोलते हैं। तो ऊर्जा बराबर होता है m है द्रव्यमान और c है प्रकाश की चाल। तो ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुणे प्रकाश की चाल का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक आइंस्टाइन जी ने ऊर्जा और पदार्थ में एक संबंध स्थापित कर दिया, अर्थात उन्होंने यह बता दिया कि ऊर्जा को पदार्थ में और पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये एक दूसरे के मूल रूप होते हैं, अर्थात हम पहली प्राचीन विचारधारा के अनुसार ये नहीं कह सकते कि पदार्थ जो होता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। पहले प्राचीन विचारधारा में कही जाती थी कि पदार्थ अविनाशी होता है, अर्थात इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, जिसे पदार्थ का अविनाशिता का नियम कहते हैं। लेकिन इस प्रकार से जब आइंस्टाइन जी आए तो उन्होंने E बराबर mc² से पदार्थ और ऊर्जा में गहरा संबंध स्थापित कर दिया। इस प्रकार से आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको पदार्थ से रिलेटेड कोई भी डाउट है मेरे दोस्तों तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइए। आपका सुझाव हमारे लिए आदरणीय है, हम उसको गहनता से उस पर विचार करेंगे। और इस वीडियो में आपको जो भी कमियां नज़र आती हैं उसके लिए आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उसमें सुधार करने का। तो मेरे दोस्तों ये पदार्थ का टॉपिक इस प्रकार से स्पष्ट होता हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो दे सके जिससे आप लाभ प्राप्त कर सके, जो आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा, मैं यह गारंटी देता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े, मैं भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हूं। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मेरे दोस्तों तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा उस टॉपिक की वीडियो बनाने के लिए। तो जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही।